सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान का आगे का प्रकरण खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो गया था। दिल्ली के अंदर कई शासकों का शासन रहा। उन्होंने कई शहर बनाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस विस्तार के अंतर्गत उन्होंने गैरीसन शहर की स्थापना से लेकर भीतरी प्रदेशों से होते हुए सल्तनत को एक साम्राज्य तक पहुंचाया। तो ये देखो इस मानचित्र में कि कैसे गैरीसन शहर से साम्राज्य तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। गैरीसन शहर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सैनिकों के रहने के लिए एक ऐसे किलेबंद शहर दिल्ली के शासकों द्वारा बनाए गए थे। तो गैरीसन शहरों पर इनका फुल नियंत्रण था और उसके बाद क्या, जो भीतरी प्रदेश थे उन पर मुग़ल शासकों का नियंत्रण नहीं था। तो उन पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कई अभियान चलाए। उसके बाद इनका दूसरा अभियान था कि उत्तरी भारत के बाद दक्षिणी भारत की तरफ, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा दक्षिण भारत अभियान। और आज हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और स्मेकन। तो खिलजी वंश का शासनकाल क्या था, तुगलक वंश का शासनकाल क्या था, ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा उनके इस मानचित्र में देख लेते हैं कि खिलजी वंश का जो शासन का समय है वो 1290 से 1320 तक था और इनके प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का जो शासन समय है वो 1320 से 1414 तक, लगभग 100 वर्षों का समय, और इनके प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो आज हम 1290 से 1388 तक, लगभग 100 सालों के आसपास का 1414 तक का इनका प्रशासन का काल पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के स्मेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी, क्योंकि दिल्ली अब क्या था, वो धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य बनता जा रहा था। तो इसकी रक्षा के लिए, उसको संभालने के लिए किसकी ज़रूरत थी, अब इन अच्छे सूबेदारों की और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि इससे पहले क्या था कि दिल्ली के अंदर सामंत और जमींदारों का शासन होता था। अब इन्होंने क्या किया, खास करके इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने गुलामों को ही सूबेदार बनाना उसने शुरू किया। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो है 1210 से 1236 तक। तो इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, उसने दिल्ली पर शासन किया था। तो इल्तुतमिश ने एक नई नीति चलाई कि गुलामों को सूबेदार बनाया और इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो किसे खरीदा जाता था, बंदगा, और ये गुलाम होते थे और उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, यानी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, यानी कि जो सुल्तान थे, शासक थे, वो इनके ऊपर विश्वास करते थे। इसके बाद देखिए आगे, खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे और राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे।
ऐसे लोगों को उन्होंने सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। तो अब ये अस्थिरता कैसे पैदा हुई कि जो गुलाम और आश्रित थे वे अपने मालिकों के प्रति तो वफादार थे और अपने संरक्षकों के प्रति वफादार थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वो वफादार नहीं थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो शासक थे, सुल्तान थे, उनके प्रति तो गुलाम हैं वो उनके वफादार होते थे, लेकिन शासकों के जो पुत्र थे या जो भविष्य में राजा बनते उनके प्रति वो वफादार नहीं होते थे। तो नए सुल्तानों के अपने अलग ही नौकर होते थे। तो इससे क्या हुआ कि फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय क्या होता, नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। इसके बाद देखो आगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेटों से बढ़कर गुलाम को माना जाता था। सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। और बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। इसके बाद देखिए आगे कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल होता है जो शराब बनाता है और बेचता है, उसे हम कलाल कहते हैं। तो उस एक ऐसे व्यक्ति का नाम अजीज खुमार था। फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे और प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाता था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। यानी ये इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी और इसने कहा कि उसने इन निम्न जाति के लोगों को कार्य के लिए रखा, उनकी नियुक्तियां की और इससे क्या हुआ, इससे उसके शासन का और उसके विवेक का नाश हुआ। इसके बाद आगे देखो कि पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे वो इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। अब इन मुक्तियों का क्या फ़र्ज था? इनका ये फ़र्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करें और अपने इक्तों में यानी अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखें। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में जो मुक्ति हैं वे अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व मतलब टैक्स लेना, यानी वो टैक्स लेते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद है वो वंश परंपरा से ना चले, यानी ये नहीं है कि मुक्ति का बेटा मुक्ति ही बनेगा और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी उनका स्थान बदल दिया जाता था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यानी मुक्ति ने जितना भी धन लोगों से इकट्ठा किया, टैक्स इकट्ठा किया, उसका हिसाब उन्हें किसको देना पड़ता था? लेखाधिकारी को। और इस बात का यह ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय अंक संख्या के अनुसार सैनिक रखे। यानी राज्य द्वारा जितना भी टैक्स निर्धारण किया गया है वो उतना ही टैक्स उन लोगों से ले और उतने ही सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तब उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों, अमीर
जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया और बल्कि उन्हें खुद भी अब टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि जो स्थानीय सामंत थे वो अब किसको टैक्स दे रहे थे? दिल्ली सल्तनत के शासकों को। तो सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लग गए। उस समय 3 तरह के कर प्रचलन में थे। पहला तो था कृषि पर, और जिसे क्या कहा जाता था? खराज। यानी खराज क्या है? एक कृषि पर लगने वाला कर है और ये किसानों की उपज का लगभग 50% यानी कि जितनी किसानों की उपज हुई है उसका आधी उपज कौन ले लेता था? सुल्तान। तो दूसरा कर लगता था मवेशियों पर और तीसरा उनके घरों पर। तो यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था अभी भी। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिणी भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैंठने से सुल्तान की सेनाएं हैं वो अक्षम थी, क्योंकि जो वहाँ के लिए वो ट्रेंड नहीं थे घनी जंगलों में रहने के लिए। वहाँ के इलाकों के अंदर उनसे युद्ध करना वो कठिन हो रहा था, इसलिए वो इलाका वापस स्वतंत्र हो गया। वहाँ के स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन दोबारा से जमा लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था, क्योंकि वो इलाका घना था, जंगली इलाका था और वहाँ उनका नियंत्रण उनसे कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद देखो आगे कि क्या लिखा है। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए एक यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। उसने ये बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और इनके लिए किले की प्राचीर का अर्थ होता है दीवार, तो उसका काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसलें रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है और वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हटाया नहीं जा सकता। और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों को बांसों को काट डालती है। इसके बाद देखो कि चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिसियाना, जो अब जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, इस पर हमला किया। तो पहले हम मानचित्र में मंगोल और उज्बेकिस्तान दोनों देख लेते हैं कि मंगोल ने उज्बेकिस्तान पर हमला किया था कब? 1219 में। तो अभी हम ये मानचित्र देखते हैं कि देखो ये रहा, ये भारत है हमारा और यहाँ पर है मंगोल। और उज्बेकिस्तान के लिए भी देख लेते हैं, उसके पास में ही है, ये रहा, ये भारत, यहाँ उज्बेकिस्तान था, मंगोल था और ये रहा उज्बेकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान के पास में ही है। अब देखो आप इसके बाद कि यहाँ मंगोल और यहाँ पर उज्बेकिस्तान। तो मंगोल ने उज्बेकिस्तान पर हमला किया, कब किया था? 1219 में। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को भी उनका धावा झेलना पड़ा। किसका? मंगोलों का। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे
बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इस सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो देखते हैं कि इन दोनों सेनाओं की हम अब तुलना करते हैं कि इन्होंने अपनी सेनाओं को कैसे संभाला, कैसे प्रशासन किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ दिया हुआ है वर्णन और यहाँ पर मुग़ल मोहम्मद तुगलक का। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। कब कब हुए? 1299 से 1300 ये पहला हमला हुआ और दूसरा था 1302 से 1303 में। तो ये 2 बार हमले हुए। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करी थी। और मोहम्मद तुगलक के समय में क्या हुआ कि प्रारंभिक वर्षों पे हमला हुआ, मंगोल की सेना हार गई और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सिसियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार की और उसका जो कदम था वो आक्रामक था। देखो यहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हराया, इससे उसका क्या हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और उसने उज्बेकिस्तान पर हमला करने के लिए योजना बनाई। अब देखिए इधर कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक शहर बनाया जो कि क्या था, गैरिसन शहर था। ये हमने पहले भी मानचित्र में देखा था कि दिल्ली के शासकों के द्वारा कई शहर बनाए गए थे, जैसे दिल्ली एक कोहेना, वो भी एक गैरिसन शहर था। तो इसके बाद देखिए नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली में जो 4 शहर थे उनमें से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहेना को वहाँ के निवासियों से खाली करवा लिया और वहाँ पर क्या बनाया, सैनिक छावनी, और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी हुई नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने तो क्या, उसने तो गैरिसन शहर बना दिया, लेकिन इसने क्या किया, नया शहर ना बना करके पुराने शहर को खाली किया और वहाँ के लोगों को दौलताबाद भेज दिया। इसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के पेट भरने की समस्या को कैसे दूर किया। उसने क्या किया कि गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है वहाँ से उसने टैक्स के अंदर जो खेती हुई उसकी पैदावार को इकट्ठा किया, टैक्स के रूप में उसने फसलों को ले लिया और किसानों की जो पैदावार थी उसका 50% हिस्सा उसने लिया और उसका नाम रखा खराज। वो टैक्स के रूप में एक लेता था, कृषि के ऊपर लगने वाला कर था ये। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने क्या सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया। इसने तो क्या किया, गंगा यमुना के जो अन्न वाले उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ से लिया, लेकिन इसने उसी इलाके से अन्न इकट्ठा किया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए और इस दौरान क्या हुआ, उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। इसके बाद देखो उन्होंने और क्या क्या कार्य किए। सैनिकों को वेतन भी देना होता था और अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर क्या किया, नगद वेतन देना तय कर दिया। इक्ता तो टैक्स होता था जो वो लोग वहाँ की जनता से वसूल करते थे और वो उसी टैक्स से, उसी इक्ता से उन्हें वेतन दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता के स्थान पर अपने सैनिकों को नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और उन्हें यह आशंका रहती कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों से ज़्यादा या कम का उल्लंघन करते, उन्हें कम या ज़्यादा में बेचते तो उन्हें सज़ा दी जाती थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने क्या किया कि कुछ कुछ आज की तरह कागज़ की मुद्रा, जिसे हम रुपया या नोट कहते हैं, उसने इस तरह से टोकन की व्यवस्था आरंभ की। और ये टोकन यानी ये सिक्के किस चीज़ के बने होते थे, धातु के होते थे, लेकिन सोने या चांदी के ना होकर सस्ती धातु के बने होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे
और अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर वो रख लेते थे, और जितने भी टैक्स या कर देने होते थे तो वो इस मुद्रा से ही चुकाते थे। तो इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल भी रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी, बाज़ारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासन की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मुगलक तुगलक द्वारा उठाए गए जो प्रशासनिक कदम थे वो असफल रहे। देखो, अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक कदम है वो तो बहुत सफल रहे, लेकिन तुगलक ने जो प्रशासनिक कदम उठाए वो बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा है वो छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे उसे क्या हुआ, कई प्रकार की परेशानियां पैदा हुई, और दौलताबाद ले जाने के से उससे लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए थे, और करों में वृद्धि की। गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, और मोहम्मद तुगलक को अंततः अपनी जो उसने टोकन मुद्रा चलाई थी, सिक्के चलाए थे धातु के, वो भी वापस लेने पड़े। तो इस तरह से हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जो प्रशासन है वो किस तरह से उन्होंने अपने प्रशासन को संभाला, कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो उसका विस्तार किया, उसे कैसे साम्राज्य बनाया। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।